क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका कि फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि इसकी इमेज जो होगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल यूज मिरर्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ इट्स इमेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और जहाँ तक बात है फोकल लेंथ की वो है 40, बट एज पर द साइन स्कीम ये -40 कहा जाएगा क्योंकि हमारा जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव रखते हैं। -1/u, अच्छा u 60 है, साइन स्कीम के साथ ये -60 हो जाएगा। इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1/v आ जाएगा हमारे पास। सो इट इज 40 एंड 60 एलसीएम वुड बी 120 -40, सो -3 माइनस प्लस 62 जा 120, सो इट इज -1/120। So I can write that image position is v equal to -120 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले तो इमेज का पोजीशन निकाल लिया। अब फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज मैं इस मिरर फॉर्मूला को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फोकल लेंथ जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा -1/v स्क्वायर इंटू dv/dt प्लस 1/u का जो डिफरेंशिएशन है वो -1/u स्क्वायर इंटू du/dt हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसको एक स्टेप फर्दर सॉल्व करता हूँ देन आई कैन राइट दैट dv/dt इज इक्वल टू -v स्क्वायर/u स्क्वायर इंटू du/dt। अच्छा, हमारा जो v है वो इमेज पोजीशन है और u ऑब्जेक्ट पोजीशन है, और टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसका मैं चेंज निकाल रहा हूँ ये चेंज मुझे वेलोसिटी बताएगा। सो dv/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड दैट इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर। माई v इज -120, u इज -60, इसका होल स्क्वायर। du/dt हमें बताया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 62 जा 120, 2 स्क्वायर इज 4, so it is -40, so I can say that the velocity of image is -40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये माइनस जो है हमें ये बता रहा है कि इसका जो इमेज बनेगा, लेट अस से इसका इमेज यहाँ पे कहीं v इक्वल टू 120 पे बन रहा है, v इक्वल टू 120 माइनस का मतलब यही हुआ, और हमें ये लगेगा कि जो इसका इमेज है वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो दैट जस्टिफाइज दिस माइनस साइन। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी पार्ट है इसमें सिचुएशंस बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस बार हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो 60 ही रहेगा, और इमेज का जो पोजीशन है जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है वो 120 ही रहेगा। सो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है। जस्ट ये होगा कि टाइम के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट कभी यहाँ या फिर किसी और फर्दर लोकेशन पे जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है दैट इज गिवन एज height of image by height of object and which is equal to -v/u। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आगे बढ़ता जाएगा, जो hi वाला टर्म है और जो ho वाला टर्म है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला जो टर्म है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन जो मैग्निफिकेशन है v और u का जो रेशियो है वो नहीं बदलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि hi इज इक्वल टू -v/u टाइम्स ho, और मैं दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। सो आई कैन से दैट dhi/dt, और यहाँ पे -v/u अपना कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इंटू dho/dt
तो ये जो हमारा dhi/dt है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी है, और dho/dt जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। लेट्स सॉल्व इट। तो हम लोग इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इस बार माइनस v है अपना -120 और u है अपने पास -60, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 60 to the 120. So velocity of image this time comes as to be -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन माइनस का मतलब यही है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मूव कर रहा है तो हमारा जो इमेज होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मूव करेगा विद अ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दैट इज द कंप्लीट एनालिसिस फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक रॉड जिसका कि लेंथ dy3 है उसे रखा गया है, और ये भी हमें बताया गया है कि फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज d। और एक कंडीशन बताया गया है कि हमारे इस रॉड का जो इमेज है वो रियल है, वो इलोंगेटेड है और वो ऑब्जेक्ट को जस्ट टच करता है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि पूरे प्रिंसिपल एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पॉइंट पे बनते हैं, और वो पॉइंट होता है 2f। तो कहने का मतलब है कि एक बात तय है कि हमारा जो ये पूरा रॉड है उसका एक एंड जो है वो 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है। तो या तो ये एंड हो सकता है या फिर ये एंड हो सकता है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा रॉड सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर है, और इसका आंसर छिपा हुआ है इस वर्ड में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इलोंगेटेड है। तो अगर वो 2f से बाहर होता तो उसका जो इमेज बनेगा वो इलोंगेटेड नहीं होगा, वो उससे छोटा बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर वो 2f के अंदर आता है तो उसका जो इमेज होगा वो इलोंगेटेड हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर लेट अस से कि ये पॉइंट 2f होता और ये पॉइंट अगर f हो जाता जस्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन पर्पस, तो इस पॉइंट का इमेज इन्फिनिटी में बनता, तो हमारा जो इमेज बनता उसका साइज इन्फिनाइटली लार्ज हो जाता। सो इन दैट लाइन ऑफ थिंकिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला एंड है वो हमारा 2f है, और लेट अस से इसका आधा यहाँ पे f है, और ये जो पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी 2f माइनस d/3। इनफैक्ट हमारा जो f है वो d के बराबर है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज जस्ट वन वेरिएबल विच इज d। तो मैं f के जगह d ही यूज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एक बात तय है कि हमारा जो इमेज बनेगा उसका इस एंड का इमेज यहीं पे बन जाएगा, और जो 2d माइनस d/3 पे है उसका लेटर से इमेज जो है वो यहाँ तक आ रहा है। तो हमें इस पॉइंट को पता करना है कि ये पॉइंट 2d है, ये पॉइंट d है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है 6 - 1 दैट इज 5d/3 आ रही है, और हम लोग मिरर्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो हमारा 1/f जो है वो d है, तो साइन स्कीम के तहत ये -d हो जाएगा, माइनस 1/-u के जगह पे u के जगह पे हम लोग -5d/3 यूज करेंगे, अगेन यूजिंग द साइन स्कीम। तो ये चीज़ जो है वो हो गई -1/d माइनस प्लस 3 ऊपर गया डिवाइडेड बाई 5d। इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ 5d माइनस 5 प्लस 3 विच इज़ -2/5d, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से v इज इक्वल टू -5d/2। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है वो 2.5d है। तो हमारा जो इमेज का लेंथ हो गया यानी कि ये टोटल लेंथ ये 2d से 2.5d के बीच में है, यानी कि हम लोग अगर बोलें साइज ऑफ इमेज, तो हमारा जो साइज ऑफ इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5d माइनस 2d, तो दैट इज 0.5d, जिसको कि हम लोग d/2 बोल सकते हैं, एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे हमारे पास एक आइस का स्लैब दिया हुआ है जिसका थिकनेस 1 मीटर है। लाइट रे इसके ऊपर में इंसिडेंट होता है एट
एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री और रिफ्रैक्ट हो जाता है एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि इस आइस स्लैब को क्रॉस करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और हम लोग बोलेंगे कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई विच इज साइन 60 डिग्री ओवर साइन 15 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सिंपली कह सकते हैं साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 15 डिग्री को एज इट इज अभी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखना है। तो ये हो गई हमारे पास म्यू की वैल्यू विच इज √3/2 साइन 15 डिग्री। ओके, अभी अगर मैं ये बात करूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन आइस स्लैब, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू c/μ। तो हमारा जो c/μ है, तो c तो हो गया 3 × 10⁸ और म्यू जो है वो √3 डिवाइडेड बाई, तो ये हमारा 2 साइन 15 डिग्री ऊपर चला गया। So √3 से ये कैंसिल, so it is √3 itself, so it is 2√3 sin 15 degree into 10⁸. That much is the speed of light in ice slab. अभी टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए। तो लाइट इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, so let us call this point O, A and B। तो OB जो है वो हमारा पाथ है, पाथ लेंथ है। तो OB कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि OA/OB दिस इज cos 15 डिग्री एंड therefore OB which is the path length is equal to OA which is 1 meter, the thickness of the slab, and divided by cos 15 degree. So this is the path length. So therefore time taken is equal to OB, the path length, divided by the speed which is 2√3 into sin 15 degree into 10⁸. तो OB हो गया 1/cos 15 डिग्री और ये जो बाद बाकी है वो नीचे आ गया 2√3 sin 15 डिग्री into 10⁸. तो अभी यहाँ से हम लोग ये कहेंगे कि ये पूरा टर्म यहाँ जाएगा और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, we can write it as 1/2 sin 15 degree into cos 15 degree। 10⁸ को ऊपर भेज देते हैं तो ये 10⁻⁻8 हो गया into √3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 sin 15 into cos 15, it is simply sin 30, so we can write it 10⁻⁻8 और ये हो gaya sin 30 degree into √3. Sin 30 degree is 1/2, so 2 will go up, so it is 2/√3 into 10⁻⁻8 second, and that is the time taken to travel through this ice slab. So that is the answer, 2/√3 into 10⁻⁻8 second. So in this question number 17 हमारे पास एक स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और एक ऑब्जर्वर है जो कि स्लैब से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लैब से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और स्लैब के दोनों साइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। स्लैब का विड्थ हमें 10 सेंटीमीटर बताया हुआ है और दो बातें पूछी गई है कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा तो उसमें टोटल शिफ्ट कितना आएगा और दूसरा कि जो फाइनल इमेज बनेगा उसका ऑब्जर्वर से टोटल सेपरेशन कितना रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला तो ये कि अगर ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस होता है और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं और लेट अस से कि ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। अगर ऐसा है तो इस केस में इसका जो इमेज बनता है ना वो इंटरफेस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर चला जाता है
और ये जो शिफ्ट होता है यहाँ पे डेल्टा, तो ये हो जाता है हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू द थिकनेस। थिकनेस कहने से मेरा मतलब है कि ऑब्जर्वर से लेकर के जो हमारा इंटरफेस है वहाँ तक का डिस्टेंस अगर t है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इतना शिफ्ट हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है और लेटर से कि वो इंटरफेस से t सेपरेशन पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा I, लेटर से यहाँ पे हमारा इमेज I बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का इस बार जो शिफ्ट है दैट इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाता है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि एक बार जो इमेज है वो इंटरफेस से दूर चला जा रहा है और दूसरी बार जो इमेज है वो इंटरफेस के तरफ जा रहा है। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करूं तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि पहली बार जो इसका रिफ्रैक्शन होगा वो इस सरफेस से होगा। लेट अस नेम द सरफेस एज AB। तो हमारा जो ये सरफेस AB है, तो लेट अस से फॉर सरफेस AB हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा, क्योंकि इस बार क्या है कि ऑब्जेक्ट है हमारा रेयर मीडियम में और लाइट जाएगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो हमारा जो शिफ्ट डेल्टा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू t इंटू म्यू माइनस 1। तो t यानी कि ऑब्जेक्ट का इंटरफेस से जो सेपरेशन है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट 20। म्यू डेंसर मीडियम का लेना है दैट इज 2 माइनस 1, सो इट इज 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा और सिंस लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, इसीलिए इस बार जो इमेज है वो इंटरफेस से दूर चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो पहला इमेज I1 बनेगा वो ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा इंटरफेस से अवे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी इस सरफेस से हमारा जो इमेज I1 है इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गया, और अगर हम लोग इस सरफेस से बात करें तो हमारा इमेज I1 का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर हो गया। अब बात करते हैं सरफेस CD की। इसका नाम मैं C और इसका नाम मैं D रख रहा हूँ। तो आई विल टॉक अबाउट सरफेस CD। तो सरफेस CD के टाइम पे क्या होगा कि ये जो इमेज I1 है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और हमारा लाइट रे जो इस बार रिफ्रैक्ट होगा वो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्ट होगा। और इसके लिए जो हमारे पास शिफ्ट का इक्वेशन है डेल्टा का दैट इज गिवन एज t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। और इस बार जो शिफ्ट होगा वो टुवर्ड्स द इंटरफेस होगा, टुवर्ड्स CD होने वाला है। तो चलिए t की बात करते हैं। तो t हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंटरफेस से। तो हमारा ऑब्जेक्ट इस बार I1 है CD सरफेस के लिए, तो इसका डिस्टेंस हमारे इंटरफेस से 50 सेंटीमीटर है। सो t के जगह मैं लिख रहा हूँ 50 इंटू 1 माइनस 1 बाई, इस बार जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगेन डेंसर मीडियम का ही लेना विच इज 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज हाफ। सो 50 इंटू हाफ इज 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, कहने का मतलब है कि 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सरफेस है। अभी इसमें 25 सेंटीमीटर का शिफ्ट ले लीजिए टुवर्ड्स द इंटरफेस CD। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा फाइनल इमेज I जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। और 40 से अगर मैं 40 से अगर मैं 25 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आई कैन से कि हमारा जो ये वाला सेपरेशन हो गया वो हो गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल इमेज जो है वो AB सरफेस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। तो फाइनल डिस्टेंस ऑब्जर्वर और इमेज का कितना हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी 15। ये हो गया 10 थिकनेस ऑफ द स्लैब है और 10 स्लैब से ऑब्जर्वर का सेपरेशन है। तो टोटल 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 15 35। सो आई कैन से दैट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड फाइनल इमेज। सो ऑब्जर्वर और फाइनल इमेज का जो सेपरेशन हो गया हमारा वो 10 प्लस 10 प्लस 15 विच इज 35 सेंटीमीटर आ रहा है। और अभी हमसे पूछा गया है कि शिफ्ट कितना हुआ, तो ऑब्जेक्ट था AB सरफेस से पहले 20 सेंटीमीटर पे और फाइनल इमेज आया है
15 सेंटीमीटर से ए बी सरफेस से। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो टोटल शिफ्ट हो गया, नेट शिफ्ट, तो हमारा नेट शिफ्ट हो गया 20 माइनस 15 दैट इज 5 सेंटीमीटर। और ये बात क्लियर है कि ये 5 सेंटीमीटर जो शिफ्ट हुआ है वो टुवर्ड्स द स्लैब हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताया गया है एक स्लैब एबीसी के बारे में, जिसको कि हम लोग वाटर में लोअर कर रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 बताया गया है और जो ये स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बताया गया है। जो एंगल बी है उसका वैल्यू अल्फा दिया गया है और पूछा गया कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए जो लाइट रे ए बी पे इंसिडेंट करवा रहे हैं हम लोग वो आएगा ए सी पे। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि जो भी लाइट ए बी पे नॉर्मली फॉल कर रहा है, मतलब क्या हुआ इसका कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो 0 हो गया। कहने का मतलब हमारा जो आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जो लाइट आ रहा है ए बी पे वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा। तो ये लाइट रे ए बी से रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल स्ट्रेट रहा, रेक्टिलिनियरली ये बी सी के सरफेस पे आ गया। अभी क्या है कि हमारा 1.5 यानी कि ये जो हमारा स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये एक डेंसर मीडियम हुआ, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है वो कम है, यानी कि एक रेयर मीडियम हुआ। तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट होना चाह रहा है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के बाहर नहीं निकले, वाटर में नहीं जाए, रादर ये यहाँ से TIR करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे और AC पे आ जाए। और ऐसा करने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे इम्पोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारा सरफेस BC है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। Okay, now I am saying that this angle is alpha, so obviously this angle is going to be 90 minus alpha, and since these two lines are perpendicular, so I will say that this angle is alpha. Now ये हमारा angle of incidence हो गया for the surface BC। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे तो इसके लिए जरूरी ये है कि हमारा अल्फा जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये हमारा अल्फा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए ये सरफेस AC के ऊपर में आ जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर ऐसा हम लोग चाहते हैं तो हमें कंडीशन क्या डालना पड़ेगा? हमें कंडीशन डालना पड़ेगा कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल C। तो लेट अस टेक साइन बोथ साइड, सो आई विल से साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन साइन C। Now I can write sin alpha. Now sin C is mu rarer by mu denser. For that reason I can say sin alpha should be greater than rarer medium water है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और डेंसर मीडियम हमारा स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दैट इज 3/2 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो साइन अल्फा होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 4 to the 8 by 9 होना चाहिए, and therefore I can say that alpha should be greater than sin inverse 8/9, and that is the required condition on alpha for which the light ray incident on AB will come to the surface AC, or that was question number 18. So coming to question number 19, और इसमें हमें एक सिलिंड्रिकल रॉड बताया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और ये एक लिक्विड में सबमर्ज किया गया है, और उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3√3/4 है। अभी हमें ये भी बताया गया है कि इसके जो एंड्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा 90 डिग्री है। अभी एक लाइट रे थीटा एंगल से इंसिडेंट कर रहा है इसके एक एंड पे, और रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो इस रॉड के अंदर TIR करते हुए बाहर आए। कहने का मतलब है कि एक बार जो लाइट है वो रॉड के अंदर चला जाए तो फिर वो जो सिलेंडर है उसके कर्व्ड सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसके थीटा का कंडीशन हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइट है सबसे पहले वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो ये सबसे पहले तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा, तो लेटर से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि TIR हो यहाँ पे, तो लाइट रे
TIR के बाद ऐसा जाएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंजिक्यूटिवली TIR करता हुआ लाइट रे आगे जाएगा। और इस बात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I है, तो TIR करेगा अगर तो हमारा ये एंगल भी I ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर हमारा नॉर्मल है तो ये भी I ही होगा। अब अगर इस I के लिए इस पॉइंट पे TIR हो रहा है तो सेम बात है कि इस I पे, सेम I पे इस पॉइंट पे भी TIR होगा, यानी कि मेरे को बस इस पॉइंट पे इंश्योर करना है कि हमारा जो लाइट रे है वो TIR कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट के नाम देते हैं। इस पॉइंट का नाम मैं A दे रहा हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं B दे रहा हूँ। तो मैं पहले तो 4 पॉइंट A जो हमारा स्नेल्स लॉ है वो यूज कर रहा हूँ। तो जो बाहर का लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3√3/4 है। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। और हमारा जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सिंस दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज 90 डिग्री, so this angle is going to be 90 degree minus I, so I'll write sine of 90 degree minus I. Let's solve it। 2 to the 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि √3/2 sin थीटा is equal to sin 90 minus I is cos I, and I am going to call it equation number 1। अब हम लोग पॉइंट B की बात करते हैं, और पॉइंट B पे हमें TIR चाहिए, so I'll say for point B हमारा जो I है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, so I will say I should be greater than critical angle C। Let us take sine both sides because sine is the increasing function in the first quadrant, so sin I is greater than sin C। तो अभी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि sin I जो है हमारा that will be greater than sin C, और sin C हो गया mu rarer by mu denser। तो sin I का जो वैल्यू हो गया mu rarer यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3√3/4 डिवाइडेड बाय mu denser विच इज 3/2। सॉल्व करेंगे, 3 से 3 गया, 2 to the 4, इट इज √3/2, सॉरी इट शुड बी ग्रेटर देन। सो sin I इज ग्रेटर देन √3/2। √3/2 कहाँ पे आता है? sin 60 डिग्री π/3 पे, and from here I can say that I should be greater than π/3। हमारा जो I है वो 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे cos ले लूँ दोनों साइड, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं दोनों साइड cos लूंगा तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, एंड आई विल से cos I is lesser than cos π/3। अभी हमारा जो cos I है वो √3/2 sin थीटा है, so let us take it as √3/2 sin थीटा, and that should be lesser than cos π/3 which is 1/2। दोनों साइड 2 को कैंसिल कर देता हूँ, and I can say that sin theta should be lesser than 1/√3। Therefore theta should be lesser than sin inverse 1/√3। तो यहाँ से मुझे थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल रही है, और थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो साइन इनवर्स 1/√3 आ रही है, एंड दैट एक्सप्लेन्स द क्वेश्चन नंबर 19।